टीचर वर्सेस स्टूडेंट्स एपिसोड 2। शांतिपुर नाम के गांव में एक बड़ी सी पाठशाला थी। उस पाठशाला में एक ही टीचर हुआ करती थी। वही बच्चों को सारे पाठ पढ़ाती थी। बच्चों के साथ वो बहुत ही हंस बोल कर रहती थी। स्कूल के सभी बच्चे हर रोज अपनी टीचर के लिए घर से कोई न कोई खाने की चीज ला कर दिया करते। वो लाख मना करती फिर भी जबरदस्ती उसे खाने के लिए देते। शांति टीचर ने उन बच्चों के माता पिता से कई बार कहा था कि अपने बच्चों से कोई चीज भेजे ना, फिर भी वे लोग हमेशा भेजा ही करते। फिर एक दिन उस स्कूल में शोभा नाम की लड़की ने नया दाखिला लिया। शोभा पढ़ाई में बहुत होशियार थी, पर वो हर रोज स्कूल देर से आया करती थी। टीचर ने उससे पूछा, शोभा बताओ तुम हर रोज देर से क्यों आती हो? टीचर जी, दरअसल हर रोज सुबह मुझे थोड़ा काम होता है, मैं उसे निपटा कर आती हूँ ना, इसलिए देर हो जाती है। देखो बेटा, घर के काम करने के लिए तुम्हारे घर पर माता पिता होंगे ना। तुम समय पर स्कूल आकर मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम जैसे होशियार विद्यार्थी पीछे छूटने नहीं चाहिए। तुम हर रोज सुबह की इंग्लिश क्लास मिस कर रही हो। यूँ टीचर ने कहा तो शोभा ने हाँ में जवाब दिया। पर अगले दिन फिर वही हुआ। अगले 2-3 दिनों तक टीचर ने ये नोटिस किया, शोभा समय पे आ ही नहीं रही थी। टीचर को बहुत गुस्सा आया। बताओ आखिर क्या काम करती हो तुम ऐसा? क्या घर पर कोई बड़े नहीं है काम करने के लिए? तुम पढ़ने के लिए यहाँ आती हो। तुम ये जो कर रही हो सही नहीं है। क्या हुआ, कोई जवाब क्यों नहीं देती? टीचर जी, मैं स्कूल की छुट्टी के बाद आपसे बात करूँगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, तब तक मुझे कुछ मत कहो। अब रो क्यों रही हो? मैंने तुम्हें कुछ कहा? चलो ठीक है, अब पढ़ाई करो। फिर स्कूल की छुट्टी के बाद शोभा टीचर के पास गई। टीचर जी, क्या आप मेरे साथ चलोगे? बस एक बार आप मेरे साथ चलिए। टीचर ने उससे पूछा कि कहाँ चलना है। आप मेरे साथ चलिए, आपको पता चल जाएगा। आपसे विनती करती हूँ टीचर, चलिए ना। शोभा की बात मानकर टीचर उसके साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो गई। शोभा के घर पर 5 वृद्ध लोग थे। उन 5 की ऐसी परिस्थिति थी कि वे अपना काम खुद नहीं कर पाते थे। वे सभी खटिए पर लेटे हुए थे। शोभा, कौन है ये सब और तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? तभी शोभा की विकलांग माँ लंगड़ती हुई उनके पास आई। टीचर ने जैसे ही उसे देखा वो चौंक उठी, क्योंकि वे दोनों सहेलियां थी। ये सब क्या है? तुम्हारे पैर को क्या हुआ? और तुम यहाँ पर क्यों आई? क्या है ये सब? विधि के रचाए खेल में विधि हार गया और मैं ही जीत गई। आखिर हुआ क्या है? मुझे साफ साफ बताओ। मैं शादी के बाद शहर में बहुत सुखी रह रही थी। मेरे पति वहाँ पर ऑर्फनेज होम चलाते थे। उन्हें सोशल सर्विस करना बहुत पसंद था। वो अपने पैसों से कई लावारिस वृद्ध लोगों की सेवा करते थे। मैं भी उनके काम में सहायता करते हुए अपना समय बिता रही थी। सरकार की तरफ से इसके बदले में कुछ पैसे भी मिल रहे थे। वो पैसे भी कभी हमने खुद के लिए इस्तेमाल नहीं किया, पर ना जाने कौन हमारे दुश्मन थे जिन्होंने हमारे बारे में गलत अफवाहें फैलाई कि हम वो सारे पैसे वृद्ध लोगों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये कि उनका ध्यान नहीं रखते। ऐसी कई बातें फैलाई। इस बात पर बहुत बड़ा तमाशा भी हुआ। हमारे पास जितने भी वृद्ध थे उन सभी को किसी और ऑर्गेनाइजेशन में भेजा गया। समाचार और अखबारों में मेरे पति के खिलाफ बहुत कुछ कहा गया। इन सभी इल्जामों को मेरे पति बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। पर मेरे पति के मरने के बाद ही सबको सच्चाई का पता चला। पर क्या फायदा, अब तो वो नहीं रहे। देखो, ये 5 वृद्ध हैं जो हमें छोड़कर नहीं जाना चाहते। तब से ये सभी हमारे साथ ही रहते हैं। पता नहीं क्यों जहाँ पर मेरे पति का देहांत हुआ वो जगह मुझे श्मशान जैसी लगती है। इसीलिए अपनी बेटी शोभा और इन 5 वृद्ध को मैं यहाँ पर ले आई। पर रास्ते में हमारी गाड़ी की दुर्घटना हुई। ऊपर वाले की कृपा से इन सभी को कुछ नहीं हुआ, पर मेरे शरीर की हड्डियाँ जगह जगह टूट चुकी थी। 3 महीनों तक मैं मौत से लड़ती रही। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था
पर भगवान की शायद यही मर्जी थी, उन्होंने मुझे जिंदा रखा। ना जाने क्या वजह थी, ये सभी तो अपने परिवार से दूर हो चुके थे, पर शायद भगवान नहीं चाहते थे कि मैं इनसे दूर हो जाऊं, इसीलिए भगवान ने मुझे बचा कर रखा। पर मैंने अपनी टांग खो दी। इनमें से कोई भी अपना काम नहीं कर सकता, सभी इतने वृद्ध जो हैं, इसीलिए मेरी बेटी को ही हर रोज उन्हें नहलाना पड़ता है। उन सभी को खाना खिलाकर ही वो स्कूल आती है। वो हमेशा तुम्हारे बारे में कहती रहती है कि टीचर बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने इसे कहा कि एक बार अपनी टीचर को घर लेकर आना। उनकी कहानी को सुन शांता बहुत दुखी हुई। कुछ देर बात करने के बाद वो अपने घर लौट गई। उसके अगले ही दिन से शांता टीचर ने स्कूल के टाइमिंग्स को ही बदल दिया। शोभा को अनुकूल हो इस तरह से उन्होंने स्कूल के टाइमिंग्स रखे। ये बात जानकर शोभा बहुत खुश हो गई। तुम जैसी नेक दिल वाली लड़की को खूब पढ़ लिख कर केवल अपना नहीं, अपने गांव का, इस स्कूल का और अपने माता पिता का नाम ऊंचा करना चाहिए। तुम खूब मन लगाकर पढ़ोगी ना? हाँ टीचर, मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगी और इस गांव का, इस स्कूल का, मेरे माता पिता का और आपका नाम रोशन करूंगी। यूं खुश होकर शोभा ने कहा तो उसके वादे को सुन टीचर भी बहुत खुश हो गई। वो बहुत मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। एक टाउन में नारायण नाम का धनी आदमी रहता था। उसकी पत्नी देवी बीमारी के चलते चल बसी थी। नारायण और देवी के प्यार का प्रतीक उनकी बेटी परिणीता थी। बचपन में ही परिणीता ने अपनी माँ के प्यार को खो दिया था, इसलिए पिता नारायण अपनी बेटी से प्यार में किसी भी तरह की कमी होने नहीं देता था। उसका हर तरह से ख्याल रखता था। नारायण को गरीब लोगों से सख्त नफरत थी, पर परिणीता उससे विपरीत गरीबों के दर्द को अपना दर्द मानती थी। पिता नारायण को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर अपनी बेटी की खुशी के लिए वो मान जाता था। दूसरे गांव में शारदा और कीर्ति नाम के गरीब माँ बेटी रहते थे। शारदा के पति बिमल के देहांत के बाद जितना उनके पास था उसी में अपनी बेटी की परवरिश कर रही थी शारदा। कीर्ति अपनी माँ की परछाई थी, माँ की हर बात मानती थी। एक दिन कीर्ति उदास एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। ठीक उसी समय परिणीति अपने पिता के साथ कार में सवार होकर उस गांव की ओर आ रही थी, पर रास्ते में ही उनकी कार बिगड़ गई। वहीं पास में पेड़ के नीचे बैठी कीर्ति उन्हें दिखाई दी। लड़की, यहाँ आसपास कहीं कोई मैकेनिक शॉप हो तो बताना। जी, यहाँ आसपास तो क्या, दूर दूर तक कोई मैकेनिक की दुकान नहीं है। मैं देखती हूँ क्या हुआ है। कीर्ति कार के पास गई और उसे ठीक किया। सर, एक बार अपनी कार स्टार्ट करके देखिए। कीर्ति के कहने पर नारायण वापस अपनी कार में बैठा और उसे स्टार्ट किया और सच में कार स्टार्ट हो गई। नारायण आश्चर्यचकित हो गया। परिणीति झट से कार से उतरी और कीर्ति के पास जाकर बोली, वाओ, दैट्स रियली अनबिलीवेबल। तुम कौन से स्कूल में पढ़ती हो? हम बहुत ही गरीब हैं। माँ ने मुझसे कहा है कि अगले बरस वो मुझे स्कूल में दाखिला दिलाएंगी। तब मैं बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाऊंगी और खूब पढ़ लिख कर मैकेनिकल इंजीनियर बनूंगी। इसका मतलब तुमने पढ़ाई नहीं की, फिर तुमने कार कैसे ठीक की? जब मेरे बाबूजी जिंदा थे तो वो मैकेनिक का काम किया करते थे। मैं उनके पास बैठकर ये सारे काम देखा करती थी और कभी कभी तो मैं उनकी मदद भी करती थी। बेटा परिणीता, चलो जल्दी से आ जाओ। इन गरीबों से कैसी बातें लगाकर बैठी हो? पर पापा, इस लड़की ने हमारी कार ठीक की है, तो क्या हम उसे थैंक्स भी ना कहे? ये कुछ पैसे ले लो और उस लड़की की मदद के बदले में उसे दे दो। पिता के कहने पर परिणीता अपने पिता के पास गई और उनसे पैसे लेकर कीर्ति को देने के लिए आई। नहीं नहीं, मेरी माँ ने कहा है कि किसी की मदद करके पैसे नहीं लिया करते। कोई मैकेनिक अगर इसे ठीक करता तो वो भी पैसे लेता। यूं परिणीता ने कई तरह से उसे पैसे देने की कोशिश की, पर कीर्ति ने उससे पैसे लिए ही नहीं। तो परिणीता ने कीर्ति को थैंक्स कहा और वहाँ से कार में लौट गई। यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन चोट खाकर परिणीता सड़क के किनारे दर्द से कराह रही थी। उसी सड़क से होकर गुजर रही कीर्ति ने दर्द के मारे कराह रही परिणीता को देखा और दौड़कर उसके पास चली गई। कीर्ति ने तुरंत अपना ड्रेस फाड़ा और परिणीता के घाव पर उसे बांध दिया।
कीर्ति का अपनापन देख परिणीता को बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ देर तक दोनों साथ में बातें करते रहे, फिर वे दोनों अपने अपने रास्ते घर लौट गए। अगले दिन परिणीता कीर्ति के घर गई। उस समय कीर्ति की माँ उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी। दोनों आपस में बात कर रहे थे। कीर्ति की माँ को उसे खाना खिलाते हुए परिणीता ने देख पूछा, कीर्ति, तुम अब इतनी छोटी भी तो नहीं। मेरी माँ के हाथ से जब तक मैं खाना न खाऊं, मेरा पेट नहीं भरता। क्या तुम अपनी माँ के हाथ से नहीं खाती? ये सुनकर परिणीता की आंखें भर आई। मेरी माँ नहीं है और मेरे पापा ने कभी मुझे ऐसे नहीं खिलाया। मैं खुद अपने हाथ से ही खाती हूँ। यूं भावुक होकर परिणीता ने कहा। परिणीता को इतना दुखी होता हुआ देख कीर्ति और उसकी माँ को बहुत बुरा लगा। शारदा ने तुरंत परिणीता को भी अपने हाथों से खिलाया। आप मुझे खाना खिला रही हैं तो मुझे भी माँ की कमी महसूस हो रही है। बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हें जब भी माँ की याद आए तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। फिर शारदा ने अपनी गरीब बेटी कीर्ति और अमीर बेटी परिणीता को अपने हाथों से खाना खिलाया। फिर आया फ्रेंडशिप डे का दिन। परिणीता कीर्ति के लिए एक उपहार लेकर आई। उस दिन दोनों सहेलियां शाम तक एक दूसरे के साथ खेलती रही। परिणीता का घर लौटने का मन ही नहीं कर रहा था, पर उसका जाना जरूरी ही था, इसलिए अपने पिता के साथ कार में वो घर चली गई। शारदा के घर पर अनाज खत्म हो चुका था। घर में अनाज ना के बराबर है। आज काम के बाद मुझे घर के लिए कुछ सामान लाना होगा। शारदा ने बेटी को ध्यान रखने के लिए कहा और वो काम पर चली गई। फिर कुछ देर बाद अपनी साइकिल पर सवार होकर परिणीता कीर्ति के घर आई। दोनों ने दिन भर खूब खेला और खूब मस्ती की। दुर्भाग्यवश मजदूरी कर रही शारदा के ऊपर दीवार टूटकर गिरी। उसके साथ काम करने वाली कमला ने उसकी मदद कर उसे घर पहुंचाया था। माँ को जख्मी देख कीर्ति बहुत घबराई। परिणीता को भी शारदा की हालत देखकर बहुत दुख हो रहा था। जाने का मन भी नहीं था, पर वो वहाँ रुक भी नहीं सकती थी, इसलिए घर वापस लौटी। यूं ही दिन गुजर रहे थे। अब शारदा के घर के हालात बहुत खराब चल रहे थे। खाने पीने के लाले पड़े हुए थे। जब परिणीता को ये बात पता चली, वो तुरंत कीर्ति के पास आई और बहुत जिद कर उन दोनों को अपने घर ले गई। परिणीता, मुझे ना पसंद होने पर भी मैंने तुम्हें इनसे बात करने के लिए हाँ कहा था, पर अब तुम इन्हें सीधे अपने घर लेकर आ गई। डैड, ये जरूर गरीब होंगे, पर कीर्ति भगवान की दी हुई मेरी बहन समान है और ये माँ भगवान की ही दी हुई माँ है, जिसने मुझे माँ की ममता दी है और कई बार मेरी सहायता भी की है। आज के बाद ये दोनों यही इसी घर में रहेंगे। नारायण उसका विरोध नहीं कर पाया। कुछ दिनों में शारदा ठीक हो गई और वो अपनी दोनों बेटियों का खूब ख्याल रखने लगी।